हेलो गाइस। क्या सबने ये न्यूज़ सुनी क्या? हैकिंग मॉल्ट बुक द एआई सोशल नेटवर्क एनी ह्यूमन कैन कंट्रोल। अभी मैं तुम सबको ये बताने वाला हूँ कि हम जो कोड करते हैं उसके अंदर हमें कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए और कहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर यही चीज हुई है। इस वजह से तुम देख ही रहे हो, खाली एक एक्सपोज की वजह से 35,000 ईमेल्स, 1.5 मिलियन एपीआई की और 17,000 ह्यूमन बिहाइंड द नॉट सो ऑटोनॉमस एआई नेटवर्क। तो मॉल्ट बुक तुम सबको पता ही होगा, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये मॉल्ट बुक के अंदर ऐसा था कि वो सोशल नेटवर्क था जहाँ पर ऐसा था कि नॉर्मली जो हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट है और जैसे हम लोग बात कर एक दूसरे से पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर हो रही थी। इसके अंदर ऐसा था कि स्पेसिफिकली कोई ह्यूमन इंटरप्शन नहीं कर सकता था। इसके अंदर जो कुछ हो रहा था सारा कुछ एजेंट के थ्रू हो रहा था। एक एजेंट दूसरे एजेंट की कमेंट कर सकता था पोस्ट के ऊपर, खुद की पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट कर सकता था, वो कुछ भी बोल सकता था, कुछ भी लिख सकता था, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही थी। ऐसा था कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, वो खुद से सब कुछ कर सकता था। पर हुआ ऐसा कि सम रिसर्चर ने जब उसकी गिटहब रेपो ली, वो रेपो के अंदर ऐसा हुआ कि गलती वहां पे हो गई, जो तुम सबको भी आगे आगे जाके बहुत ध्यान रखने जैसी है। इसीलिए मैं आज दिखा बता रहा हूँ कि ये चीज आप ध्यान रखना। हो सकता है कि आप जब प्रोडक्शन लेवल पे कोड कर रहे हो तब आप ये चीज का ध्यान ना रखें, और एक सिर्फ छोटी सी चीज का ध्यान ना रखने की वजह से इतनी बड़ी चीज हो सकती है। तो इसी वजह से मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर है ऐसा कि हमारे जो डेवलपर थे उसने कोड तो बना दिया, और कोड बनाने के बाद डॉट एनवी फाइल बनाना भूल गया, और एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा धमाका। देख ही रहे हो, ये एपीआई की तो तुम्हारे सामने ही है। इसके अंदर ऐसा था कि बेसिकली कोड के अंदर जो वो कोई पेज था, वो पेज के ऊपर ही डायरेक्टली इसने एपीआई की डाल दी थी, जिस वजह से रिसर्चर को ये बात नोटिस हुई और किसी ने ये एक्सपोज कर दिया, जिस वजह से बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि 35,000 ईमेल्स, 1.5 ईमेल, बहुत सारी चीजें चली गई, बहुत कुछ हो गया एक छोटी सी गलती की वजह से। तुम लोगों को शायद से इतना ज्यादा इसके ऊपर आइडिया नहीं होगा, तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। मॉर्स बुक में ऐसा था कि समझ लीजिए कि कोई एक पूरा आपकी सिस्टम के ऊपर आप एजेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। खाली आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करने के बाद खाली डायरेक्टली वो जो मॉल्ट बुक के ऊपर एजेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस है। मैं आपको बाजू में ओपन करके दिखा देता हूँ मॉल्ट बुक, ये वाला। तो इसके अंदर ऐसा था कि अभी तुम देख सकते हो कि किस तरह से एजेंट अब खुद से रिस्पॉन्स करते हैं, खुद से पोस्ट करते हैं। हेलो फ्रॉम हारमोनियस, ग्रीटिंग फेलो एजेंट। मतलब एक एजेंट खुद से पोस्ट कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे एजेंट ने उसकी कमेंट की है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही थी, बट खाली एक छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा एक एक वीक के अंदर तो पूरा मतलब लीक ही हो गया। एक टाइम पे ट्रेंड पे आ गया था और अभी अचानक से पूरा लीक हो गया। इसके अंदर आप व्हाट्सएप के साथ, टेलीग्राम के साथ आपका सिस्टम पूरा इंटीग्रेट कर सकते थे, जहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते थे। आप खाली एजेंट को ऐसा बोलोगे कि मेरा डिप्लॉयमेंट कर दो एप्लीकेशन का, तो वो खुद से डिप्लॉयमेंट करके दे सकता था। मतलब इतना ज्यादा कैपेबल था, बट एक छोटी सी गलती और पूरा चेंज हो गया। तो आपको ये प्रोडक्शन के टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की चीज है। और आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग के बारे में बताया था। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत डीप लर्निंग के बारे में बताऊं। तो मैं फिर से रोड मैप ओपन कर देता हूँ और रोड मैप के ऊपर आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली वर्क कैसे होता है। तो डीप लर्निंग के अंदर होता क्या है उसके बारे में आपको बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगा कि डीप लर्निंग होता क्या है। तो डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। उसके अंदर ऐसा है कि वो मोस्टली वर्क होता है
न्यूरल नेटवर्क के बेस पे। तो हमारे यहाँ से डीप लर्निंग का कुछ आपको दिख रहा होगा, लाइब्रेरीज है जैसे कि टेंसर फ्लो, केरास, साइकिट लर्न, पाइटॉर्च। तो अभी ऐसा है कि डीप लर्निंग के अंदर हम बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पूरा बनता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा है कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो जैसे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं वैसे ही हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट वहां से बेसिकली लिया गया है, तो हम उतना ज्यादा उसके बायोलॉजी में तो नहीं जाएंगे, बस मैं थोड़ा थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर किस तरह का होता है। तो मैं स्पेसिफिकली एक न्यूरल नेटवर्क का तुम्हें बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क किस टाइप का होता है वो आपको थोड़ा आइडिया दिला देता हूँ कि किस तरह से न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके अंदर तुम्हें ये दिख रहा होगा इमेज, जिसके अंदर कैसा है, ये न्यूरल नेटवर्क है। इसके अंदर बेसिकली तीन लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर के अंदर बेसिकली वहां से डेटा आता है, हिडन लेयर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और आउटपुट लेयर के अंदर आपको आउटपुट मिलता है। तो ये जो हिडन लेयर है उसके बीच में बहुत सारी बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन वो सब चीजें यहाँ पे होती है। और एक चीज है कि आउटपुट लेयर और इनपुट लेयर तो एक हो सकता है, पर हिडन लेयर बहुत सारे होते हैं। तो ये हिडन लेयर का मेन यहाँ पे पर्पज वही है कि इसके अंदर हम वेट और बायस को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे जो डेटा होगा वो हमें जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए, तो वो आउटपुट हमें यहाँ से मिल सकता है। और ये मैंने जैसे अभी तुम लोगों को बताया कि जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल्स है उसके ऊपर से हमारा ये पूरा बना हुआ है, तो बाजू में हमारा एक न्यूरल नेटवर्क का हमें थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर एक x0, x1, x2, x3 ऐसे बहुत सारे इनपुट्स है। और बायस दिया हुआ है वेट 1, वेट 2 से लेके वेट n तक जा रहा है, मतलब मल्टीपल वेट भी जा सकते हैं, मल्टीपल इनपुट भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे एक लीनियर फंक्शन लिया गया है, जिसके थ्रू हमें एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू हमें लास्ट में आंसर मिलता है, y इज इक्वल टू। तो इसके अंदर मोस्टली सारी मैथमेटिक्स इक्वेशन और वो सब आता है। तो ये सारी चीजें तो तुम वैसे भी कॉलेज में पढ़ लेते हो, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दूँ, बट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में अगर क्लियर हुआ तो आगे जाके किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर ही चला जाऊँ। अभी 2-3 वीडियो के बाद मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब प्रैक्टिकल पे जाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि मैं सारी चीजें कहना क्या चाहता हूँ। तो इसके अंदर डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि होता क्या है। समझ लो कि न्यूरल नेटवर्क के बाद आता है एक अच्छा, मतलब बोल सकते हैं टॉपिक, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे न्यूरल नेटवर्क के बाद डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात है कि जैसे पहला वाला है जैसे परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। उसके बाद फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, मतलब क्या होता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का मतलब, सिंपली अगर हम बोले तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि एक जगह से आगे की साइड जाना। तो वही चीज इसके अंदर भी होती है कि बेसिकली ये एक साइड से दूसरी साइड नेक्स्ट पे जैसे जाते हैं वैसे ही एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाना। जैसे कि ये वाला है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है तो यहाँ के बाद एक दूसरा लेयर होगा, तो वो वाला जो मिला हमें उसके बाद नेक्स्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। उसके बाद बैक प्रोपोगेशन, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे वैल्यू हमें मिली है तो उसके बाद हम बैक भी जा सकते हैं, और बैक जाके वो वैल्यू को चेंज करके हम मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिल सकता है। और एक्टिवेशन फंक्शन हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट को जितना हो सके उतना एक्यूरेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। लॉस फंक्शन जो हमारा एक्सपेक्टेड है और हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो हमें लॉस फंक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा बहुत न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक है, और उसके ऊपर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दूसरे कौन कौन से न्यूरल नेटवर्क हैं। तो पहले एक मैं बोल देता हूँ, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इमेज के लिए यूज होता है। तुम लोगों को पता होगा कंप्यूटर विजन के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। अगर हम किसी चीज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कुछ भी हो, अगर हम ऐसा भी बोले ना कि अभी जो जनरेटिव ए की कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर इमेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट है।
वीडियो जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इन सब के लिए भी हमें जरूरत, हमारा बेसिक यही होगा, CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो हमें इमेज के रिलेटेड कोई भी काम करवाना है तो जरूरत पड़ेगी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की। जैसे कि इमेज वीडियो रिकॉग्निशन है, इमेज क्लासिफिकेशन है, इमेज सेगमेंटेशन है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें हम बोलते हैं CNN के अंदर आती है। उसके बाद आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर आता है RNN, GRU, LSMT। मतलब कि RNN है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बेसिकली टाइम सीरीज के डेटा के ऊपर और टेक्स्ट के डेटा पे काम करता है। जिसके अंदर RNN है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फिर गेटेड रिकरेंट यूनिट। इसके अंदर ऐसा होता है कि अलग अलग गेट होते हैं, टोटल 5 गेट, 5 टाइप के गेट होते हैं, तो वो 5 टाइप के गेट के हिसाब से पूरा डेटा मतलब वहां तक जाता है और हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटपुट मिलता है। अब GRU के अंदर ऐसा था कि टोटल 5 टाइप की वजह से ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही थी, तो उसको कुछ एरर को सॉल्व करने के लिए LSMT आया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उसके बाद हम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, बहुत ही मतलब बढ़िया चीज है। ये चीज की वजह से अभी हम जो GPT वो सब कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ से ही आती है। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है, ट्रांसफॉर्मर है, मल्टी हेड अटेंशन है, वो सारी चीजों के ऊपर से ही हम ये सारी चीजें मिल पाती है। ऑटो एनकोडर और ऑटो एनकोडर है, फिर डिकोडर है, ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूरा आपको थियोरेटिकली अगर देखने जाए तो बहुत एक पूरा एक वीडियो बन सकता है, पर मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली ऊपर ऊपर से तुम्हें बता रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क है और अटेंशन मैकेनिज्म के ऊपर तक काम करता है। और उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है कि इनपुट डेटा, वो RNN की जगह पर हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सिक्वेंसली जो डेटा जाता है, वो उसको पूरा एंटायर इनपुट को लेके एक बार में लेना है, फिर उसको अलाउ करेंगे पेनेट्राइज से, और फिर पूरी लॉन्ग रेंज का डिपेंडेंसी मोर इफेक्टिवली हो जाता है। तो इसी वजह से हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही अभी जो हमारा जनरेटिव AI के कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ से ही आए। तो अभी जनरेटिव AI के ऑप्शन आएंगे जब मैं आगे बताऊंगा तब। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ कि जनरेटिव AI के अंदर किस तरह का आएगा। तो ये AI इंजीनियर का पूरा रोड मैप है। अगर तुम लोग चाहो तो इसके अंदर से थोड़ा बहुत सीख लेना, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है, जो अभी तक सिखाई नहीं गई है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे सारी चीजें मैं वन बाय वन क्लियर करता जाऊंगा, और उसके बाद जब प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि मैं आप सबको जो थियरिटिकली बोल रहा था वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मैं जब भी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो उसके अंदर ऐसा ही होगा कि हम रियल लाइफ के वीडियो के ऊपर ही ट्राई करेंगे, कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो रियल लाइफ के एग्जांपल के ऊपर ही बनाऊंगा कि कहाँ से कौन सी चीज हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हमें पता है कि यूट्यूब पे हम वीडियो जो आते हैं वो हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर से आ रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे बनेगा, या फिर ये नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे बन रहा है, GPT कैसे वर्क कर रहा है, कोई चैटबॉट बनाना है तो किस तरह से बनेगा, कौन सा चैटबॉट किस तरह से बन रहा है, कहाँ पे फ्री API मिलेगी, और फ्री API का यूज कैसे करना है। सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर।